नाज़रीन, यमन की जानिब से फ्रेंच नेवी पर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद जंग फैल गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। यमन की जानिब से फ्रांसीसी नेवी पर पहली बार हमला किया गया है। अमेरिका, बरतानिया के बाद फ्रांस ने इजरायली शिप्स को बचाने की कोशिश की, जिस पर यमन की जानिब से जोरदार हमला फ्रांसीसी नेवी पर किया गया, जिसके बाद फ्रांस एक ही हमले के बाद उसकी तौबा हो गई है और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा में बड़ी जंग जारी है और तिल अवीव में बड़े धमाके हुए हैं। बहुत नुकसान इस वक्त इसराइल को गजा में उठाना पड़ रहा है और मज़ामती तहरीक अपने सर धड़ की बाजी लगा रही है। पूरे ईमान और जुर्रत के साथ जो है मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत की जा रही है और एक एक इंच की हिफाजत की जा रही है। यही अहद किया गया था और यही उनका ऐलान था कि हम इस मुकद्दस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और उन्होंने वो अहद निभा कर दिखाया है। और इसके साथ साथ लंबी कतारें नाज़रीन लग चुकी हैं समंदर में। जो यमन की जानिब से नाकाबंदी की गई है, उसके बाद बाबुल मंदब पर लंबी कतारें लग गई हैं सिर्फ यमन की इजाजत लेने के लिए, और इसराइल के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। अब वो पुकार रहा है अमेरिका को, बरतानिया को कि किसी तरीके से हमें यमन से हमारी जान छुड़ाओ, लेकिन कोई भी यमन से पंगा नहीं लेना चाह रहा है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। यमन से लेकर गजा की जंग से लेकर तिल अवीव में क्या हो रहा है, अहम तरीन हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, सबूतों और हकायक के साथ आपके सामने पेश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो नाज़रीन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे क्रूशल मोड़ पर हम आ गए हैं। सबसे अहम घड़ी है ये जंग की। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि ये फैसला कुन जंग है। अब एक फैसले तक, एक मंजिल पर पहुंचे बगैर हम पीछे नहीं मुड़ सकते और वो मंजिल है आज़ादी की मंजिल, फलस्तीन की आज़ादी की मंजिल और पूरे मिडल ईस्ट की, अमेरिका से आज़ादी की मंजिल। और अब यमन, हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक, ईरान इसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और यमन से जो सबसे बड़ी खबर नाज़रीन आई है वो ये है कि यमन की जानिब से फ्रेंच नेवी पर पहली बार हमला कर दिया गया है। दरअसल ये हमला ऐसे ही नहीं किया गया, बल्कि फ्रांसीसी नेवी ने इन्वॉल्व किया, इंटरवीन करने की कोशिश की। उन्होंने इसराइली शिप्स को बचाने की कोशिश की, जिस पर यमन ने फ्रेंच नेवी पर ही हमला कर दिया, क्योंकि यमन ये वाज़ेह ऐलान कर चुका है, चाहे अमेरिका से लेकर बरतानिया से लेकर दुनिया का कोई भी मुल्क होगा, जो इसराइल के साथ खड़ा होगा, चाहे वो सऊदी अरब और यूएई क्यों ना हो, जो इस ईवल के साथ खड़ा होगा हम उसको निशाना बनाएंगे। और परसों उनका यह ऐलान सामने आया था कि हम सिर्फ इसराइली जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि हर वो जहाज, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, जो इनकी पोर्ट की तरफ जा रहा होगा, जो इनको सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, हम उसको निशाना बनाएंगे। तो इसी तरह इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो अमेरिका पर हमला किया गया, उसके बाद बरतानिया ने कोशिश की, बरतानिया पर हमला किया गया। अब फ्रांस ने कोशिश की तो फ्रांस पर हमला किया गया। फ्रेंच नेवी के मुताबिक उन पर 2 ड्रोन जो हैं, 2 ड्रोन वो लॉन्च किए गए थे, जिसको इंटरसेप्ट किया गया। और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए, क्योंकि दुनिया की 3 ही बड़ी ताकतें हैं इस ब्लॉक की, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। इन तीनों पर यमन ने नाज़रीन हमला कर दिया। तारीख में कभी नहीं हुआ, जंग अजीम दोम के बाद जब से इन्होंने दुनिया का इक़्तिदार संभाला है नाज़रीन, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इन तीनों पर हमला किया गया हो और तीनों में ये जुर्रत ना हो कि वो उसको हाथ भी लगा सकें। तो ये पावर जो है वो सिर्फ यमन के हाथ आई है। और इसीलिए आप देखें कि पूरे आलम इस्लाम में यमन की जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके पूरे मिडल ईस्ट का ये सबसे गरीब मुल्क है, ठीक है, इतने अरसे से ये जंगों में जा रहा है और सबसे ये गरीब मुल्क है, लेकिन उसने जो स्टैंड लिया है, जो प्रिंसिपल पोजीशन उसने ली है, उसके बाद पूरे आलम इस्लाम में उसकी इज्जत बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, ऐसे ऐसे पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, ऐसे ऐसे उनके हक में चीजें लिखी जा रही हैं और दुनिया उनको सलाम पेश कर रही है, ठीक है। तो ये यमन ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया है कि 3 और उसके बाद इसराइल 4 बड़ी ताकतों को ललकारा है और चारों पर हमला किया है, लेकिन चारों उसको हाथ तक नहीं लगा सके। इस हमले के बाद आप बयान चेक करिए यमन का। वो यमन ये कह रहा है फ्रांस को कि वी एडवाइज टू फ्रेंच गवर्नमेंट टू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन स्टैंडिंग बाय इवल because it would be considered as a participation of genocide. You will face consequences and will waste future interest with 2 billion Muslims. अब उन्होंने कहा कि एक दफा आपने कोशिश की तो आपको जवाब मिल गया, अब हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि दोबारा कोशिश ना करिएगा, वरना 2 बिलियन 2 अरब जो मुसलमान हैं उनके साथ आप अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज कर देंगे। क्योंकि इसराइल की मदद करने का मतलब यह है कि आप ईवल के साथ, बुराई के साथ खड़े हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। और उसके बाद जनाब आपके फ्रांस की और नेतन्याहू की कौत पर बात हुई और उसमें नेतन्याहू ने पता है क्या कहा कि इस तरह तो हम फिर मज़ामती तहरीक को खत्म नहीं कर सकते अगर आप पीछे हट जाते हैं और आप ये भी कहते हैं कि जी सीज फायर होना चाहिए और आप यमन से हमें बचा नहीं सकते, तो फिर हम मज़ामती तहरीक को किस तरह से खत्म करेंगे। तो वो एक ही जो यमन ने हमला किया है उससे फ्रांस की जो अकल है वो ठिकाने पर आ गई है। तो आप देखिए कि यमन
کتنے اصولوں کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی وہ پہلے وارننگ دیتا ہے اور اگر پھر کوئی انٹروین کرتا ہے پھر اس پر حملہ کر کے اس کو جواب دیتا ہے اور دوبارہ پھر اس کو وارننگ دیتا ہے کہ ہم پھر بھی تم سے جنگ نہیں چاہتے, اگر اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تم کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے تو دوبارہ بھی تمہارا یہی حشر ہوگا. اور ناظرین رپورٹس یہ ہیں کہ باب المندب پر اس وقت قطاریں لگ چکی ہیں, جو عرب سی سے جہاز آ رہے ہیں وہ یمن کی پرمیشن لینے کے لیے لمبی قطاریں, کیونکہ دنیا کا یہ واحد ٹریڈ روٹ ہے اور ساری دنیا میں جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اسی باب المندب سے ہو کر گزرتی ہے. تو روزانہ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں یعنی ساری دنیا کے جہاز اسی روٹ سے گزر رہے ہیں. تو اب وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لمبی قطاریں لگی ہیں, کیونکہ مطلب یمن نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ہر جہاز کو نشانہ بنائیں گے, انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں گے ہم اس کو نشانہ بنائیں گے, لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ پنگا نہیں لینا چاہتا. اور جیسے کہ صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے وہاں پر اس طرح کا ماحول ہے کہ پتہ نہیں کون سا راکٹ کہاں سے آ جائے, کون سا ڈرون کہاں سے آ جائے. تو ہر جہاز جو ہے وہ یمن کی پرمیشن کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے گزر رہا ہے کہ بھائی ہمارا اسرائیل سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم تو اپنی ٹریڈ کر رہے ہیں. اسی لیے وہاں پر لمبی قطاریں ہیں اور ہر ملک کوارڈینیشن کے ساتھ اور ان کی اجازت کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے. تو یہ جناب ہے یمن کی پاور, جو کہ آپ کے پورے مڈل ایسٹ کا سب سے غریب ملک ہے. اور یقین مانیے جب یمن نے اعلان جنگ کیا تھا شروع میں تو مجھے بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ یمن اتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور اس جنگ میں وہ اسرائیل کو بھی گھٹنوں پر لے آئے گا اور اتنا امپیکٹ فل ہوگا کہ پوری طرح سے وہ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. یہ یمن نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس لیے پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. ایک اور جہاز جو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس ملک کا تھا, وہ جہاز جو ہے اسرائیل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا روٹ وہی تھا, اس نے اسرائیل کی طرف جانا تھا. تو اس کو پہلے وارننگ دی گئی کہ ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ, وگرنہ اگر تم نے یہ وارننگ نہیں مانی دین ہم حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وارننگ کے بعد وہ جہاز جس بھی ملک کا تھا جس کے بارے میں یمن نے نہیں بتایا وہ وہاں سے واپس ہو گیا. اب یہ اسلام کا بھی یہی اصول ہے جو جنگوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو بھی دشمن ہوگا پہلے اس کو وارن کرنا ہے, پہلے اس کو آپ نے آخری موقع دینا ہے. تو اسی اصول پر یمن کی جانب سے پہلے وارن کیا گیا, موقع اس کو دیا گیا کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ, کیونکہ وہ اسرائیل کا جہاز تو نہیں تھا. اگر اسرائیل کا ہوتا تو اس کو وارننگ نہ دی جاتی, اس پر حملہ کیا جاتا. وہ کسی دوسرے ملک کا جہاز تھا, اسی لیے اس کو پہلے وارننگ دی گئی اور وہ واپس لوٹ گیا اور اس کے بعد وہ وہاں پر بات ختم ہو گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی ملک کا جہاز اس وقت آپ کا اسرائیل تک نہیں پہنچ پا رہا. اور آگے میں اسرائیلی میڈیا کا زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان پر بیت کیا رہی ہے اس وقت. آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ وی آر ان نیول بلاکڈ آفٹر ہوسیز تھریٹ, کہ ہماری سمندری جو ناکہ بندی ہے, بحری جو ناکہ بندی ہے وہ کر لی گئی ہے. اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے, دا یمنی تھریٹ از اے پرابلم فار اسرائیلی نیشنل سیکورٹی اینڈ اے ویری سیریس تھریٹ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول ٹو اسرائیلی فریڈم آف نیویگیشن. اب اسرائیلی میڈیا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. یہی تو میں آپ کو لگاتار کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ نیا بلاکیڈ کیا گیا ہے اسرائیل ناظرین سروائیو کس طرح سے کرے گا. او بھائی ان کی صرف اب حائفہ والی بندرگاہ ایک رہ گئی ہے جس کا سامان صرف یورپ سے آ سکتا ہے. ادھر والی جو آدھی دنیا ہے, آپ کا ایشیا, آپ کا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یعنی ادھر پورا جو آدھی دنیا ہے اس سے اس وقت اسرائیل کٹ چکا ہے, وہاں کا سامان اس تک نہیں پہنچ رہا. اور پوری طرح سے اسرائیل کے لیے یہ عمل جو ہے اس کی موت کے مترادف ہے, اس کی اکانومی کی موت کے مترادف ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے, یہ اب زیادہ لمبا یہ کھینچ ہی نہیں سکتے. دو ہی راستے ہیں, یا تو حملہ کر کے یہ راستہ کلیئر کروایا جائے گا یا پھر سرنڈر کروایا جائے گا. اور حملہ کر کے جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس لیے جو دوسرا آپشن ہے سرنڈر والا وہی آپشن ہے اسرائیل کے لیے, اور وہ اس کو زیادہ لمبا بالکل نہیں کہہ سکتا. آپ کا میڈیا کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, ان کے میڈیا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ان کا بیان دیکھیے کہ اسرائیلی شپس آر فورسڈ to circle around Africa, delay 3 weeks and raise insurance premiums. پہلے بھی میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ روٹ بند ہونے سے ان کو وہاں اوپر افریقہ سے گھوم کر آنا پڑ رہا ہے, اور یہ جو ایکسٹرا روٹ ان کو پڑ رہا ہے اس میں کرایہ بھی بڑھ رہا ہے. اور 3 ویکس 21 دن اور 21 دن سے 1 مہینہ کے قریب یہ اوور آل ٹائم لگتا ہے جب آپ اتنا گھوم کر آتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ویدر کنڈیشنز کا بھی ہے, کیونکہ یہ والا جو روٹ ہے جو افریقہ سے آپ گھوم کر آتے ہیں اس میں آپ کو جو موسمی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, آپ کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ بالکل بھی ٹریڈ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اب یہ عمل جو ہے یہ زیادہ دن ناظرین ان کے لیے چل نہیں سکتا ہے, اور جو ان کی مارکیٹ ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو رہی ہے. آپ کے کرائے بڑھ رہے ہیں, ان کی پروڈکٹ جو 50 روپے کی تھی وہ 500 کی ہو گئی ہے, تو ان کا کسٹمر تو وہ نہیں خریدنے والا. تو پوری طرح سے جو ان کی دنیا میں ہیجمنی ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز پر کھڑی ہے, وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اگلے چند دنوں میں. لیکن اس سب نقصان کے بعد اب یمن کا ایک اور ریئیکشن دیکھیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یمن کرنے کیا جا رہا ہے. یہ اب ان کے ڈپٹی فارن منسٹر کا بیان دیکھیے کہ
harshest options have not yet begun and avoiding the expansion of war in region still possible. यानी मैं पहले से कह रहा हूं कि भाई ये जो उन्होंने काम कर दिया है ये तो इसराइल की मौत के मुतरादिफ। और यमन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अभी तो हमारा हार्श रिस्पॉन्स जो है वो अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये तो हम वैसे ही ट्राई बॉलें खेल रहे हैं, अभी जो हमारा हार्श जो सही वाला रिस्पॉन्स है वो तो अभी आना बाकी है। तो मुझे बताइए अब ये यमन पता नहीं इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है। डेफिनेटली अब फलस्तीन की जो आज़ादी है सबसे ज्यादा 75 सालों में सबसे ज्यादा हम करीब पहुंचे हैं और खुद इसराइली मीडिया इसका जो है वो इकरार कर रहा है। अब नेतन्याहू के हवाले से यमन ने क्या पैगाम जारी किया है ये आप देखिए कि वी आर रेडी फॉर वॉर विद इसराइल, द यूएस वार्नड अस नॉट टू अटैक इसराइल बट इन रिस्पॉन्स वी फायर्ड सेवरल रॉकेट्स टुवर्ड्स इसराइल। वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका ने ये वार्न किया कि तुमने इसराइल पर हमला नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने सारे अरबों को खामोश करवा रखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही यमन को भी थ्रेट किया गया। तो यमन कह रहा है कि हमने उस धमकी के जवाब में बहुत सारे रॉकेट्स इनकी तरफ दाग दिए हैं और हमारे हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए, द हीट इन यमन एंड इराक पोज डायलेमा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि इराक की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि हम हमलों का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और अब जो हमारे नए हमले होंगे उसकी हिद्दत और उसका लेवल आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। बिल्कुल इसराइली मीडिया कह रहा है कि इराक और यमन का जो नए तर्ज का जो नई एक्सपेंशन ऑफ वॉर हुई है ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला है। और अमेरिका का मतलब क्या है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो ये नाज़रीन यमन की बहादुरी और उनके ताज़ा तरीन एक्शंस थे जो उन्होंने लिए हैं और एक एक मुल्क को उन्होंने नथ डाल के फिलहाल रखी हुई है, ठीक है ना। और किसी की जुर्रत नहीं हो रही यमन की तरफ कोई उंगली भी करे। पहले इन्होंने प्लान किया कि मिलकर सऊदी अरब को साथ मिला के यूएई को साथ मिला के यमन पर हमला कर दें, लेकिन सऊदी अरब तो खास तौर पर पीछे हट गया। उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ते हमने पहले इनसे इतनी जंग की है, हम तो इनसे कुछ भी गेन नहीं कर सके, तो हम दोबारा इनके साथ जंग में नहीं जाने वाले। तो सऊदी अरब के पीछे हटने से तो उनका जो सारा प्लान था वो भी धरे का धरा रह गया और यमन पूरी स्विंग के साथ फुल फ्लेज तरीके से इसराइल पर हमले दागे हुए हैं और उनका जो बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर, उनका मुहासरा मुकम्मल तौर पर किए हुए हैं। ये नाज़रीन यमन के हवाले से चीजें थी। अब आपको गजा जंग से ताज़ा तरीन मालूमात देते हैं। नाज़रीन गजा की जंग जिस तरह से लड़ी जा रही है, जिस बहादुरी और ईमान की हरारत के साथ ये जंग लड़ी जा रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ दुनिया की सो कॉल्ड पावरफुल रियासत खड़ी है जिसके पीछे दुनिया की सुपर पावर खड़ी है, लेकिन 70 दिन हो चुके हैं और अभी तक इसराइल को 1% भी कामयाबी नहीं मिल सकी और जो उनकी हलाकतें हैं वो सैकड़ों से लेकर हजारों में जा पहुंची हैं। रोजाना हंड्रेड्स ऑफ उनके फौजी हलाक हो रहे हैं, इतनी ही तादाद में उनके जख्मी हो रहे हैं। जिन घरों में वो पनाह लेते हैं उन घरों को उनकी कब्रें बना दी जाती हैं। सुरंगों से निकल निकल कर वो इन पर हमले करते हैं। इनकी स्पेशल फोर्सेज हो या एलीट फोर्सेज हो, एक एक को निशाना बनाया जा रहा है और इनके कमांडर से, इनके ऑफिसर से चुन चुन कर बदले लिए जा रहे हैं। तो जो इस वक्त सबसे बड़े हमले हुए हैं, ताजा तरीन नाज़रीन जो हमले हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो इस जंग में किस तरह खून के नजराने इस जंग में दिए जा रहे हैं और अपना सारा कुछ इस वक्त मज़ामती तहरीक कुर्बान कर रही है इस मुकद्दस सरजमीन का एक एक इंच उसकी दिफा के लिए और फ़लस्तीन की और अल-कुदस की मुकम्मल आज़ादी के लिए। ये आप देखिए कि जो सबसे एक बड़े हमले हुए हैं वो तेल अवीव में हुए हैं और तेल अवीव में वो रॉकेट्स दागे गए हैं जो कि आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर सकता। आज से 3 दिन पहले मज़ामती तहरीक ने एक वीडियो जारी की थी नाज़रीन जिसमें यह दिखाया गया था कि नए मिसाइल और रॉकेट्स दिखाए गए थे और ये वो रॉकेट्स हैं जो जिन पर जंगी सायरन नहीं बजते, जिनको आयरन डोम नाकाम नहीं बना सकता। और यह कहा गया था कि यरूशलेम फतह होगा और तेल अवीव जल रहा होगा। तो उसी कैप्शन के मुताबिक ये अब हमलों का आगाज कर दिया गया है और तेल अवीव की मुख्तलिफ लोकेशंस पर बहुत जोरदार धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा गजा में जो दीगर हमले हुए हैं उनमें जबालिया में नाज़रीन सबसे बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़ा हमला जबालिया में हुआ है और यहां एक ही हमले में 60 सोल्जर मार दिए गए हैं, 60 फौजी। नाज़रीन ये कोई मामूली चीज नहीं है, एक एक फौजी को मारना बहुत बड़ी चीज होती है, एक एक फौजी को। और इन्होंने एक एक हमले में ही 60 फौजियों की कब्रें बना दी हैं। मैं कहता हूं इस तरह की बहादुरी की मिसालें ना कभी पढ़ी ना कभी सुनी और फिल्मों में भी मैं तो कहता हूं ऐसी चीजें नहीं देखी जिस तरह की बहादुरी के साथ मज़ामती तहरीक ये हमले कर रही है। इसके अलावा जनाब अनदर अटैक और 15 सोल्जर जो हैं वो खान यूनस में मारे गए हैं, ठीक है। 13 वर किल्ड विद बैरल बॉम्ब्स एंड 2 लेटर। 13 को बैरल बॉम्ब्स के साथ मारा गया और 2 को दूसरे तरीके से। तो खान यूनस में, जबालिया में और शुजाया में ये 3 इलाके हैं जिसमें सबसे खूनखार जंग लड़ी जा रही है और यहां खान यूनस में सिर्फ एक हमले में 15 उन्होंने मार दिए हैं। इसके अलावा जनाब इसराइली आर्मी ये आप देख लीजिए खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो हलाक हुए हैं आज ताजा तरीन हमलों में। इसके अलावा आप देखिए कि डिस्ट्रॉयड मार्केवा 4 टैंक्स मिलिट्री व्हीकल्स विद बैरल पियर्सिंग डिवाइस ऑन हुसैनियन स्ट्रीट। अब ये नाज़रीन जो मार्केवा 4 टैंक्स को नाज़रीन तबाह किया जा रहा है, अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी टेक्निक समझाता हूं कि ये कर किस तरह से रहे हैं। जो मार्केवा नाज़रीन 4 टैंक है ना, मार्केवा 4 जो नई जनरेशन है, इनको तबाह करना बहुत मुश्किल समझा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस है और इनमें ऐसे रेडार लगे हुए हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं। जब इन पर आप एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं नाज़रीन तो ये फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको
टैंक तक नहीं पहुंचने देते बल्कि हवा में उसको तबाह कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसका मुकाबला किस तरह से किया जा रहा है? ये जो एंटी टैंक मिसाइल जो फायर कर रही है मज़ामती तहरीक, जो हथियार इनके पास हैं वो नाज़रीन ऐसे हथियार हैं कि उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इनके टैंक्स। ये उनको टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेलियर हुआ है। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जो ये मिसाइल फायर करते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो टैंक उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि ये बहुत ही क्लोज रेंज के साथ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही करीब जाकर ये मिसाइल फायर किया जाता है और ये भी दूसरी वजह है कि वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी इसमें एक एक्स्ट्रा आर्मर लेयर लगाई गई है कि ताकि इसको मुकम्मल तौर पर अगर मिसाइल फायर हुआ भी है तो ये मिसाइल अंदर ना जाए और अंदर जो फौजी हैं वो महफूज रहें। लेकिन ये जो मिसाइल नाज़रीन फायर करते हैं वो इसकी जो परत है, जो इसकी वॉल है, जो कि एक एक्स्ट्रा भी लगाई गई है, उसको चीर कर वो अंदर जाता है और अंदर बैठे जो फौजी हैं उनको हला कर देता है। तो यहां पर इनकी टेक्नोलॉजी का भी कब्रिस्तान बना है। अब शायद वो मरकेबा 10 यहां पर लेकर आएंगे तो शायद उनको कोई कामयाबी मिल सके, लेकिन मरकेबा 4 जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन टैंक है उसकी तो वहां पर कब्रें बन चुकी हैं और हंड्रेड्स ऑफ इनके टैंक्स जो हैं वो यहां पर तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जनाब जो सुरंगों के हमले हैं वो पूरी तरह से परेशानी का बायस है और इसराइल को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उन सुरंगों का क्या करें। कभी कहते हैं उसमें गैस छोड़ते हैं, कभी उस पे कुत्ते और रोबोट छोड़ देते हैं। अब नया शोशा छोड़ा गया जी, हम पानी उसमें छोड़ रहे हैं समंदर का, वो भी नाकाम हो गया और हमले सुरंगों से सबसे बड़े जारी हैं। अब आप देखिए कि आवर फाइटर्स इमर्ज्ड फ्रॉम माउथ ऑफ अ टनल एंड किल्ड सोल्जर्स बिफोर कंप्लीटली ब्लोइंग अप द हाउस लीविंग द फोर्स डेड एंड वाउंडेड। ठीक है, वो सुरंग से निकले, बहुत सारों को मारा, फिर एक घर को पूरी तरह से उड़ा दिया और उस घर में ही इनकी फोर्सेस की कब्रें बन गई। बिल्कुल वैसे जो काम इन्होंने गजा के लोगों के साथ किया, निहत्ते लोगों पर बमबारी करके अभी भी कर रहे हैं और वो बेचारे हजारों आज भी मलबे तले दबे हैं, तो आज इन इसराइली फौजियों से भी वैसे बदले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक D9 बिल्डोजर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। अब इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वीडियो नाज़रीन सामने आई जिसमें फौजी जो चला रहा है D9 बिल्डोजर, वो बिला वजह जो सिविलियंस की कारें वहां पर मौजूद हैं उनको उनके ऊपर से चढ़ा रहा है, उनको तबाह कर रहा है, उनको क्रश कर रहा है। फिर उसकी वीडियो उसने बनवाई और उसको जनाब जो है वो शेयर किया और एंजॉय कर रहा है। ठीक है, इसको उन्होंने ढूंढा और इसके जो बिल्डोजर है उसको उड़ा दिया और उसमें ये खुद भी मौजूद था और वो इसमें हलाक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इसराइली फौजी एक बिल्डिंग को उड़ाने से पहले वीडियो बनवा रहा है और अपनी फैमिली को बर्थडे गिफ्ट दे रहा है। तो उस फौजी को चुनकर स्नाइपर ने गोली मारी सर पर और उससे बदला लिया। तो जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और अपने वैश्याने और बारबेरिकपन का इजहार कर रहे हैं और तज़हीक कर रहे हैं, उनसे ऐसे ही बदले लिए जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे अहम तरीन बयान सामने रख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि दुनिया का मीडिया किसको फाते और किसको हारा हुआ दिखा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा है और अब आप अमेरिका, आपका कनाडा और आपका मगरब, ये इनका मीडिया हमेशा से इसराइल को डिफेंड करता है और कभी भी इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। लेकिन आज वो क्या लिख रहा है? इसराइल इज स्ट्रक एंड कैन नॉट विन वॉर। न्यूयॉर्क टाइम बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कह रहा है कि इसराइल फंस चुका है और वो ये जंग जीत नहीं सकता है। वो भाई जिनके रोजाना सैकड़ों हलाक हो रहे हो, सैकड़ों जख्मी हो रहे हैं, रोजाना डजन ऑफ फौजी हर अस्पताल में भेजे जा रहे हो, उनके साथ उनका तो रहा ही कुछ नहीं है बाकी। ठीक है, वो कहां से जीत सकते हैं? और यही वजह है कि आज दुनिया का मीडिया उनको डिफेंड नहीं कर पा रहा। फिर आप इसराइली मीडिया की जुबानी उनका डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट सुनिए कि वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू टॉक अबाउट साइंस ऑफ फेलियर इन हमास एंड कंट्रोलिंग डजंट मीन दे आर डिवाइड ऑफ हमास। अब वो कह रहा है कि भाई झूठ बोलना बंद कर दो, हमने इतने दिन ये लारा लगाए रखा, ये चूरन बेचते रहे कि मज़ामती तहरीक हार रही है, हमारी फौज जीत रही है, तो अब हमें ये बकवास बंद कर देनी चाहिए और सच बताना चाहिए कि हम जो मज़ामती तहरीक है वो हार नहीं रही, जो हक़ाइक़ हैं वो अपनी आवाम को बताएं और मज़ीद बेवकूफ़ बनाने से उनको परहेज़ करें। और जो बार बार ये हमारी आर्मी आकर कह रही है ना कि हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया, अगर बिलफर्ज कर भी लिया है, ठीक है, पहली बात तो वो झूठ है, अगर कर भी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से मज़ामती तहरीक खत्म हो गई है, क्योंकि वो एक एक इलाके में आकर हमले कर रही है और कोई 1 इंच भी इनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन हक़ाइक़ थे यमन से, गजा जंग से और आलमी दुनिया के हवाले से कि क्या चल रहा है और जंग की डायरेक्शन किस तरफ है, कौन फाते है और कौन हार रहा है। मैंने कोशिश की है कि सबूतों के साथ तमाम चीजें आपके सामने रखूं। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।